प्रसूति मातृत्व अवकाश, जिसे मैटरनिटी लीव भी कहते हैं, यह छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 2010 के अंतर्गत नियम 38 में बताया गया है। इसमें जो पहला पॉइंट है देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 18 फरवरी 2013 के तहत 135 दिनों के स्थान पर अब 180 दिनों तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कितने दिनों तक? 180 दिनों तक प्रसूति अवकाश जो है स्वीकृत किया जा सकता है, ये बताया गया है। फिर दूसरा पॉइंट है, केवल महिला शासकीय सेवक जिसकी ज्येष्ठ 2 या 2 से कम जीवित संतानें हैं, ज्येष्ठ अर्थात जो बड़े 2 या 2 से कम जीवित संतान हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें 180 दिनों तक की अवधि के लिए प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। जो महिला शासकीय सेवक है उनको प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है 180 दिनों तक, ये बताया गया है। फिर यह अवकाश गर्भावस्था तथा प्रसूति के दिन को शामिल करते हुए स्वीकृत कराया जा सकता है, किंतु प्रसूति के बाद पश्चातवर्ती तिथि में 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जैसा कि प्रसूति मातृत्व अवकाश नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो प्रेगनेंसी के दौरान और जिसमें जो प्रेग्नेंट का जो दिन है जिसमें डिलीवरी होता है उस दिन को शामिल करते हुए 180 दिनों का प्रसूति अवकाश स्वीकृत कराया जा सकता है, किंतु डिलीवरी के बाद की तिथि में ये अवकाश नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का इसमें नियम बनाया गया है। फिर तीसरा पॉइंट है संयोजन अर्थात मिलाना। इसमें क्या कहता है कि किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है। अब इसमें प्रैक्टिकली में देखेंगे तो सीएल को किसी प्रकार से जो है इस अवकाश में नहीं मिला जाता है, लेकिन इसमें बुक में ये सीएल वाली बात जो है बताया नहीं गया है, तो हम इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट है वेतन। अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व जो वेतन मिलता है वही वेतन अवकाश में जाने पर भी मिलता रहेगा, अर्थात वेतन में कटौती नहीं होता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि किसी महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा जून से अगस्त तक कुल 60 दिवस का अवकाश स्वीकृत कराकर प्रस्थान कर चुकी है और उनके अवकाश अवधि के दौरान जुलाई में इंक्रीमेंट या जो वेतन वृद्धि होता है वह हुआ है, तो उस स्थिति में कर्मचारी का बढ़ा हुआ वेतन अवकाश यानी कि पश्चात उपस्थित दिनांक से देय होगा। चूंकि जो ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ इसको बुक में नहीं दिया गया है, ये प्रैक्टिकली रूप से होता है, क्योंकि शासन ने पहले ही अपने जो अधिसूचना है उसमें बता दिया है कि अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व महिला कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा था वही वेतन मिलता रहेगा, इसमें जो है कटौती नहीं होगा, ये बता दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये उदाहरण में जैसे मैंने बताया है कि जो महिला शासकीय सेवक अवकाश में जा चुकी है तो जो वो पहले वेतन प्राप्त कर रही थी वैसा ही वेतन उनको मिलता रहेगा, लेकिन बीच में कहीं उनका वेतन वृद्धि या इंक्रीमेंट लगा तो क्या होगा कि उनके आने के पश्चात उपस्थित दिनांक से वह बढ़ा हुआ दर उनको मिलना शुरू होगा। इसको आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ये प्रैक्टिकली होता है। इसको ये उदाहरण वाले जो पॉइंट है इसको बुक में नहीं दिया गया है। फिर पांचवा पॉइंट है कार्यभारित आकस्मिकता विभाग में। इसमें कहता है कि छत्तीसगढ़ अधिसूचना दिनांक 26 दिसंबर 2016 के अनुसार अवकाश नियम 1977 के नियम 5 के अनुसार 45 दिन के स्थान पर अब 90 दिनों तक प्रसूति अवकाश लिया जा सकता है। कौन सी विभाग के लिए है ये? जो कार्यभारित या आकस्मिकता विभाग है उसके लिए है ये। फिर अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। गर्भपात गर्भस्राव स्थिति में किसी महिला शासकीय सेवक को जीवित संतानों की संख्या को ध्यान दिए बिना गर्भपात सहित गर्भस्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी के अनुशंसित अवधि के लिए पूरे सेवा काल में 45 दिनों तक मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस नियम है इसमें कहता है कि 2 ज्येष्ठ संतान, अब ये संतान वाला जो नियम है 2 ज्येष्ठ संतान, ये इस पर लागू नहीं होगा। इसमें बच्चों की संख्या को ध्यान दिए बिना कह रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि 1, 2 या 3 या 4 जितने भी गर्भपात या गर्भस्राव होता है तो उन स्थिति में चिकित्सा अधिकारी जो है उनके अनुशंसा के आधार पर पूरे सेवा काल में 45 दिनों के अंदर जो है अवकाश स्वीकृत कराया जा सकता है।
संतान पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव, यह छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 2010 के अंतर्गत नियम 38 में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है। छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 के तहत संपूर्ण सेवा काल में 730 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है। कितने दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है संतान पालन अवकाश? पूरे सेवा काल में 730 दिन तक। फिर अगला बिंदु देखते हैं, यह 2 ज्येष्ठ जो बड़े संतान हैं के पालन पोषण या विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। फिर अगला बिंदु देखते हैं, बच्चे की उम्र 0 से 18 वर्ष तक लिया जा सकता है। इसमें विधिक रूप से गोद लिया बच्चा भी शामिल है, अर्थात जो माता पिता है वे कानून के तहत यदि जो बच्चे को गोद लेते हैं उनको भी यह अवकाश मिलता है इस नियम के अंतर्गत। फिर अगला बिंदु देखते हैं, अवकाश आवेदन या अवकाश में वृद्धि हेतु प्रारूप 1A में प्रस्तुत किया जाता है। जो संतान पालन अवकाश है उसको किस प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं? प्रारूप 1A में। फिर अगला बिंदु देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में केवल 3 बार स्वीकृत किया जा सकता है। कितनी बार स्वीकृत किया जा सकता है? 3 बार। अब जो कैलेंडर वर्ष है की गणना 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी जो कैलेंडर वर्ष है की गणना ऐसे वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन दिया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। अब इसको समझ गए होंगे उदाहरण के माध्यम से मैंने जो बताया है उसको, कि जैसे कोई महिला शासकीय सेवक है, यदि उन्होंने दिसंबर 2024 में अवकाश का आवेदन दिया और वह अवकाश जो है जनवरी 2025 तक भी चल रहा है तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों कैलेंडर वर्ष में उसका जो अवकाश है वह मिला हुआ माना जाएगा। लेकिन इसमें अब उस कैलेंडर वर्ष कैसे मानेंगे उसको कि कौन से कैलेंडर वर्ष में अवकाश लिए हैं, तो इसमें 2 कंडीशन बताए हैं कि यदि जो आवेदन दिया गया है तो उसको आधार मानेंगे, या तो दूसरे क्या कहता है कि आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता हो। यदि दिसंबर में अधिक भाग आएगा तो उसको दिसंबर का कैलेंडर वर्ष मानेंगे। यदि मान लो कि जनवरी 2025 में यदि अधिक भाग आता है उस स्वीकृत अवकाश का तो उसको 2025 का कैलेंडर वर्ष मानेंगे। फिर अगला जो बिंदु है इसमें क्या कहता है, किसी एक अवसर हेतु अधिकतम 730 दिन की सीमा के अंदर। अब इसमें जो एक अवसर है इसमें अधिकतम की सीमा नहीं है ये कहता है, किंतु न्यूनतम की सीमा होगी। कितने दिन तक? 5 दिन से कम अवकाश जो है स्वीकृत नहीं किया जाएगा ये कहता है। लेकिन अधिकतम 730 दिन के अंदर वह स्वीकृतकर्ता अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह महिला शासकीय सेवक को अवकाश देगा कि नहीं देगा। लेकिन न्यूनतम 5 दिन से कम स्वीकृत नहीं किया जाएगा ये बताता है। फिर अगला बिंदु देखते हैं, संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा। अब ये जो नियम बना है 4 अक्टूबर 2018 में, इसमें दिया गया है, देख लीजिएगा आप, कि जो संतान पालन अवकाश उसको स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार किसको दिया है? प्रशासकीय विभाग को दिया गया है, जो मंत्रालय है उसको दिया गया है इसमें। फिर इसमें संयोजन के बारे में देखते हैं। संयोजन अर्थात मिलाना, इसमें क्या कहता है, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है, अर्थात किसी दूसरे प्रकार के जो अवकाश है उसके साथ इसको लिया जा सकता है ये बताता है। लेकिन प्रैक्टिकली में सीएल को नहीं मिलाते हैं। ये जो मैं बातें जो बता रहा हूँ सीएल वाला, इसको बुक में नहीं दिया गया है। अब देखते हैं वेतन। अब वेतन इनको जो मिलना चाहिए किस प्रकार से मिलता है देखते हैं। अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व जो वेतन मिलता रहा है वही वेतन अवकाश में जाने पर भी मिलता रहेगा, अर्थात वेतन में कटौती नहीं होगी ये बताता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं क्या कहता है। यह सामान्य रूप से परिवीक्षा काल में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किंतु विशेष परिस्थिति में यदि संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो उस अवकाश अवधि के बराबर परिवीक्षा काल बढ़ा दी जाएगी। फिर ये शासन का जो परिपत्र आया था इसमें
जो मैंने अभी वीडियो में बताया है सेम चीज़ इसमें भी है। यदि कहीं पर आपको डाउट होता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो PDF फाइल है उसको देख करके और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रारूप दिया हुआ है इसको आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं।